So, welcome back everyone. We are beginning with the part 3 of the pharmacokinetic principles, and this is the last part. In this video, we will be discussing about the determinants of the pharmacokinetics. So, let's begin. सो फर्स्ट हाउ मतलब हम इसका मतलब क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स का कि हमें कैसे पता कितना एब्जॉर्प्शन हो चुका है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, मेटाबॉलिज्म कितना हुआ, कितना लिमिट हुआ, मुझे कैसे पता है ना। ये हम इसको इस वीडियो में से जानेंगे। और एक मैं आपको बात बताना भूल गई थी कल पिछली वीडियो में, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है 5 हाफ लाइफ्स में 97% ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो जाता है। कितनी? 5 हाफ लाइफ्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को मेजर करने के लिए वी हैव अ टर्म बायो अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है परसेंटेज या फ्रैक्शन एक ड्रग की, परसेंटेज और द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म। जैसे मैंने खाई थी एज इट इज़, कितनी हमारे ब्लड में यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिली, सेम अनचेंज्ड फॉर्म में। अगर आईवी है तो सारी ब्लड में जाएगी। सो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट है यानी कि एफ दैट विल बी 1। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? एफ के साथ, ठीक है। एफ मीन्स फ्रैक्शन। सो एफ इज 1 मीन्स 100% ऑफ द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू द ब्लड, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इंट्रामस्कुलरली या सब कटली भी ऑलमोस्ट 100% ही हो जाती है। लो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास लो एफ है, इसका मतलब है वी हैव टेकन द ड्रग बाय ओरल रूट और सम अदर रूट लाइक आईपी, ठीक है, और सम और मेथड, राइट। बिकॉज ओरल रूट्स द ड्रग इज पुअरली वाटर soluble and it absorbs very slowly. Okay, so drugs undergoing the first pass metabolism, I'll explain first pass metabolism, they show low bioavailability. Okay, so bioavailability, it is measured. How it is measured? You know, remember the curve we have studied in the first video, right? So that is determined by the measuring the area under plasma drug concentration. So bioavailability, for example, for oral route, you can write it for any route, right? It will be AUC, area under curve for oral, upon area of under IV. IV means intravenous because it is 100% into 100. So it is a useful parameter which tells us about the drug efficacy. So if it draw this graph, है ना, the results from the graph, it is absolute bioavailability, ठीक है। and the order is basically per enteral route, then oral, then topical. Per enteral will be more faster than oral and oral will be more faster than the topical route. Topical मतलब स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इसी में आ जाता है, मतलब बेसिकली द टर्म इज रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव एफ लिख रही हूँ मैं इधर। इसका मतलब क्या है? मैंने ओरल और आईवी का जब कंपैरिजन किया तो मेरे को पता लगा कि आईवी इज़ मोर इफेक्टिव, है ना। तो इस जब मैं कंपैरिजन करूँगी दैट विल बी रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज बायो इक्विवेलेंस. It means, for example, let me explain. We have two drugs. These are two related drugs. ठीक है। अब इन दोनों को जो बायो इक्विवेलेंट कब बोलूँगी, या फिर मतलब जब ये दोनों की बायो अवेलेबिलिटी कंपैरेबल होगी और ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगेगा पीक कंसंट्रेशन तक जाने में। मतलब दो रिलेटेड ड्रग्स की दोनों की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो नियर अराउंड है और दोनों का पीक तक पहुंचने का जो टाइम है वो भी सेम है, यानी कि टी मैक्स सिमिलर है, ठीक है। तो अगर इनका टाइम सिमिलर है तो इनका असर भी यानी कि इफ़ेक्ट भी सिमिलर ही होगा।
ठीक है। थर्ड नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज AUC, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ये क्या है? एरिया जो उस ग्राफ में अंदर होगा, मतलब कितना ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ चुका है, इससे हमें बायोअवेलेबिलिटी का पता लगेगा। एंड इसको मेजर कैसे करेंगे? माइक्रोग्राम मिली पर ml, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है ना, इनटू आवर्स। क्लियर? इसको मेजर करने के लिए और भी तरीके हैं, लाइक अगर हम ग्राफ के थ्रू जाएं तो AUC, अगर हम ना, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हमारे ड्रग के लिए, तो 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, दैट इज़ नॉट कवर्ड टिल येट, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1 कंपार्टमेंट के लिए तो AUC विल बी B/बीटा। फॉर 2 कंपार्टमेंट्स ये ऐसे ही A/अल्फ़ा प्लस B/बीटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे मॉडल्स होंगे हमारे पास कि कितने में हमारा ड्रग फिट हो रहा है, दैट विल बी कवर्ड वेरी वेरी सून। ओके, सो दैट वाज अबाउट एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। भाई देखो, इसको मेजर करने के 2 तरीके हैं, वन इज़ वॉल्यूम, वन इज़ एक्स्ट्रा एरिया, थर्ड इज एक्सट्रापोलेशन method. Now let's go through it one by one. Volume. What is volume? In volume we will measure simply that apparent volume of the body fluid into which total administered drug would have been distributed. मतलब मैंने मुझे पता है, मान लो कि 50% ऑफ द जब ब्लड ड्रग प्लाज्मा में चला जाएगा ना, तो अगर मैं वॉल्यूम लूँगी मेरे को 3 ml वॉल्यूम मिल जाएगा, या फिर 0.0003 ml मेरे को मिल जाएगा। तो ये एपरेंट है कि जो मेरे को पता है, तो इसको में से मेजर करेंगे वॉल्यूम को, कितना डोज हमने दिया, या फिर अमाउंट ड्रग में कितना है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कंसनट्रेशन प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन क्या है। जैसे मान लो 500 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग मैंने पेशेंट को दिया, ठीक है, ड्रग दिया, फिर मैंने प्लाज्मा में जब देखा तो मेरे को मिला 10 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 500 मिलीग्राम कितने में होगा, 50 लीटर में। तो वॉल्यूम का हमारे बॉडी वॉल्यूम से कोई भी लेना देना, कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। ड्रग पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे नहीं। बेसिकली उसकी डिसीज स्टेट पे डिपेंड कर सकता है, बट लीटर्स में डिपेंड करेगा। एपरेंट वॉल्यूम जो है उसको हम नापते कैसे हैं? अब इस वॉल्यूम को नापने के ये 2 तरीके हैं, एरिया एंड एक्सट्रापोलेशन। लेट मी राइट इट अदर वे। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, वन इज़ एक्सट्रापोलेशन मेथड, सेकेंड इज़ एरिया मेथड। व्हाट इज़ एक्सट्रापोलेशन? मतलब ये सिंपल देसी जुगाड़ू मेथड है, लेस एक्यूरेट है, वेरी लेस एक्यूरेट। इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, दूसरे में हम एरिया मेजर कर रहे हैं। इसमें क्या है, मेरे को जितनी पता है, नोन अमाउंट ऑफ द ड्रग मैं दूंगी IV रूट से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सारा का सारा ब्लड में आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मान लो इसकी हाफ़ लाइफ है ड्रग की 1 आवर, 1 घंटे बाद मैं ब्लड सैंपल लूँगी, मेरे को मुझे पता है हाफ़ है ना, तो हाफ़ लाइफ ये आधा पहुँच चुका होगा, तो मुझे उस ब्लड सैंपल में 50% मिल जाना चाहिए। इस तरीके से हम एक्सट्रापोलेशन मेथड को मेजर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। एंड देन जो एरिया है, एरिया मेथड में क्या है, हम एक ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम को बीच में रख के, ठीक है। उस एरिया कितना हम जो कितना काइनेटिक्स है जो हमें इसमें है, टोटल ड्रग काइनेटिक्स हमें हेल्प करेगा। जैसे मान लो IV मैंने बोलस में दिया, ठीक है, IV दिया, और सेकेंड है एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से दिया, मतलब IV छोड़कर कोई और तरीका। इसमें जो वॉल्यूम को मद्देनज़र रखते हुए जो एरिया था वो है डोज अपॉन AUC बीटा डॉट बीटा, ये मतलब एलिमिनेशन रेट, एरिया अंडर कर्व, कितना डोज दिया और कितना ब्लड में मिला और एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली डोज इंटू F डॉट F मतलब बायोअवेलेबिलिटी अपॉन AUC डॉट बीटा,
डॉट एफ क्यों लगाया? बिकॉज हमें पता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर से कभी भी 100% नहीं मिलेगा। तो ये जो वी डी है, ये जहाँ पे मैंने ये वी डी लिखा है ना, ये वी डी लिखा, ये वी डी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का काम करता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है हमारी बॉडी में। जैसे मान लो अगर हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल ड्रग है तो हमारी बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये बहुत अच्छे से। और सिंस लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स का वॉल्यूम जल्दी वॉल्यूम में घुल जाता है बेसिकली, इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा जितना हमारी बॉडी में है। मान लो 1 लीटर पर केजी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर केजी 1 लीटर ड्रग गया पानी, ठीक है। अब खुद सोचो, इफ़ आई एम 55 kg, 55 लीटर्स ऑफ ड्रग तो नहीं होगा ना। सो दिस इज़ नॉट हाइपोथेटिकली पॉसिबल बेसिकली, ठीक है। सो इसको हम हाइपोथेटिकल ही बोलते हैं। एंड सेकेंड, अगर वाटर सॉल्यूबल ड्रग है या फिर अनआयोनाइज्ड, हम वर्ड यूज़ करते हैं आयोनाइज्ड, चलो वाटर सॉल्यूबल है और आयोनाइज है मान लो, चलो पहले अनआयोनाइज्ड। जो आयोनाइज्ड है ये तो सर्कुलेशन में ही रह जाएंगे, तो इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी लो होगा, मतलब लेस देन 0.3 लीटर पर केजी जाएगा। तो मतलब जो वीडी होगा इस ड्रग का वो प्रोटीन बाउंड ज़्यादा होगा, इट विल बी हाईली प्रोटीन बाउंड, समझे? नहीं, फर्स्ट पॉइंट, ये पहली बात हमने लिपिड सॉल्युबल की कि ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ घुल जाता है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा ही है हमारी बॉडी के एक्चुअल वॉल्यूम से भी, हाइपोथेटिकल है। सेकेंड, वाटर सॉल्युबल और आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कितना है? लेस देन 0.3 पर लीटर पर केजी। थर्ड मैं बात कर रही हूँ फॉर प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कौन सी? नेप्रोक्सिन, ठीक है। जो उसका जो वीडी है ये बहुत 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 छोटा है, बहुत 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 छोटा क्यों है? कितना प्रोटीन बाउंड ड्रग होगा? 80% से ज़्यादा ड्रग प्रोटीन बाउंड होगा, इसलिए जो वॉल्यूम है बाउंड ही होगा, तो सर्कुलेशन में आया ही नहीं, तो वीडी विल बी वेरी 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 लेस। तो इससे हमें क्या पता लगेगा? द ड्रग इज़ कन्फाइंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, that was all. Third is elimination. I hope I am making my point clear. एलिमिनेशन का मतलब बेसिकली सबसे पहले इसको हम हाफ लाइफ या सेकेंड मेथड इज़ क्लियरेंस, उससे मेजर करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा टू डिक्रीज बाय हाफ और 50%, ठीक है। मीन्स 50% एब्जॉर्प्शन हो चुकी हो, ठीक है, ड्रग की। तो हाफ लाइफ को मेजर करने का तरीका क्या होता है? ln2 बाई बीटा और 0.693 बाई बीटा, बीटा वॉज एलिमिनेशन कांस्टेंट, और यू कैन मेजर इट लाइक दैट 0.639 इंटू वॉल्यूम वीडी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉन क्लियरेंस रेट। ओके, सो बेसिकली हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर में तो इंडिपेंडेंट होती है ना, तो ज़ीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का कोई खास फ़र्क नहीं होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर में जो है हाफ लाइफ डोज की इंडिपेंडेंट है ना। ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑर्डर में क्या था? कांस्टेंट होती है हाफ लाइफ, बट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। मीन्स अगर 5 हाफ लाइफ्स, मैंने अभी बोला था कितने 97% ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो चुका होता है। मान लो पहली में 50%, दूसरी में 75, तीसरी में 87.5, पहली में 50, दूसरी में 75, 87.5, ठीक है, 95, 96, 93.75, 96 पॉइंट समथिंग समथिंग, 97 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसे करके। तो अगर ड्रग आपका ज़ीरो ऑर्डर वाला है तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी? बताओ। हाफ लाइफ इतनी लंबी होगी जितना डोज ज़्यादा दोगे। जैसे सैलिसिलेट्स मैंने एग्जांपल दी, तो अगर सैलिसिलेट्स कैट्स में है या फिनाइल ब्यूटाजोन डॉग में है या हॉर्स में है तो डोज डिपेंडेंट है, मतलब मिक्स ऑर्डर है। तो हाफ लाइफ डिपेंड करती है कि वो ड्रग किस ऑर्डर से प्रोसेस हो रहा है, ज़ीरो, फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ क्लियरेंस और द बॉडी क्लियरेंस? यहाँ पे बॉडी क्लियरेंस की बात हो रही, पूरी बॉडी मीन्स कितना प्लाज्मा क्लियर हो गया होगा ड्रग से जब एलिमिनेशन हुई। मान लो इतने से इतने, यानी कि ज़ीरो से लेकर मान लो कुछ टी टाइम में
जो भी एलिमिनेशन हुआ उसमें से कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में जो ड्रग था वो एलिमिनेट हो गया। ड्रग में प्लाज्मा में कितना ड्रग था वो एलिमिनेट हो गया, दैट इज़ डिफाइंड एज क्लियरेंस, दैट इज़ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मिलीलीटर पर मिनट, it could be milliliter per kg per minute with respect to body weight of the animal. So the formula for body clearance is the rate of elimination upon the plasma drug concentration, or it could be written as this formula, this only, this clearance. So clearance is equals to VD 0.693 upon T half life. क्लियर है? सो फार्माकाइनेटिकली बॉडी क्लियरेंस हमें मिलेगी वॉल्यूम, एलिमिनेशन और रेट कांस्टेंट को इसमें रिलेशन निकालते हुए। अगर छोटी हाफ लाइफ है किसी ड्रग की, ठीक है, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि बॉडी क्लियरेंस ज़्यादा होगी, मतलब इन्वर्स रिलेशन आपस में दिख रहा है बट इट इज़ नॉट सच काइंड। बॉडी क्लियरेंस बताती है कितना एफिशिएंटली ड्रग आपका एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। सिमिलर है ऑर्गन क्लियरेंस। मान लो मैंने रीनल क्लियरेंस बोला, मतलब किडनी चो कितना एलिमिनेट हो रहा है, हेपाटिक मीन्स बाय लिवर कितना एलिमिनेट हो रहा है, या किसी भी ऑर्गन से आप बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डोज के बेसिस पे, डिज़ाइन ऑफ द डोजेज रेजिमेन, मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे डोज कितनी देनी है ना, किस मात्रा में देनी है। अगर आपका ड्रग एंटी एमेटिक है या प्री एनेस्थेटिक है या एंटी हेलमेटिक है या सिंगल डोज देनी है, आपको पता है अगर इफेक्टिव होगा, तो इस केस में तो हमें पता है अगर सिंगल ही डोज दे रहे हैं तो खास एक्यूमुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ड्रग का, तो थेरापेटिक जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। बट अगर एंटी माइक्रोबियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिया या मल्टीपल डोजेस देनी पड़ेंगी कुछ टाइम पे तो सक्सेसफुल थेरेपी के लिए, तो एक डोजेज रेजिमेन यानी कि शेड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए हमें डोज देखनी पड़ेगी कितनी देनी है, डोज का इंटरवल देखना पड़ेगा कि 2 डोजेस बीच में कितना फ़र्क होगा। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मतलब टाइम ड्यूरिंग विच जो कंसंट्रेशन है वो कंसिस्टेंट रहेगी, मतलब कितने टाइम बाद हम ड्रग को वापस देंगे। कोई इंजेक्शन IV है, मान लो 6 घंटे बाद देना है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है। देन मल्टीपल डोजिंग, हमने फिक्स कर लिया कि जब 95% मान लो स्टेडी स्टेट है जब दिया, और जब 95% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी, मतलब इतना ड्रग कंसिस्टेंट हो गया उसकी ब्लड, है ना, एनिमल में, तो हम 4.3 इंटू हाफ लाइफ करके देख लेंगे। मतलब अगर सिंपल भाषा में कि अगर ड्रग को बार बार देंगे तो प्लाज्मा में इस ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल। और एक बार तो बढ़ेगी, पीक तक जाएगी, देन डिक्रीज़ होगी। अगर स्टेडी लेवल है तो साइकिल नॉर्मल सा रहेगा। तो फिर इसके बाद 2 टर्म्स आती हैं आपके पास, वन इज़ एक्यूमुलेशन, अनदर इज़ फ्लक्चुएशन। क्या मतलब? एक्यूमुलेशन का मतलब है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि कितनी मेरी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो रेशो है, जो स्टेडी स्टेट में जो मैं डोज दे रही थी, ठीक है। मान लो मैंने एक फर्स्ट टाइम जब डोज दिया और जब मैं लगातार दे रही थी, इन दोनों के बीच में कितना रेशो है ना, कितना वो है रिलेशन है, मतलब कितना ड्रग एक्यूमुलेट होगा आफ्टर मल्टीपल डोजिंग्स विद रिस्पेक्ट टू जब मैंने उसको सिंगल टाइम दिया था, एक्यूमुलेशन, ठीक है। कोई चीज़ एक बार खाओगे असरदार है, बार बार खाओगे तो असरदार नहीं रहेगी। फ्लक्चुएशन मीन्स, जैसे ये ऐसे है, मान लो आई एम ड्राइंग अ ग्राफ, मैंने कुछ C1 कंसंट्रेशन पे इस ड्रग ने इतना असर दिखाया, मान लो, ठीक है, कुछ टाइम में धीरे धीरे इसका बढ़ने लगा एंड इट बिकम्स कांस्टेंट। फ्लक्चुएशन कहाँ पे आई कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा एट द स्टेडी स्टेट, मतलब जितना ज़्यादा रेशो आप दोगे, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन दोगे, हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगी।
अगर हम डोजिंग इंटरवल कम कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने एक ड्रग और दूसरे ड्रग में मैंने 1 घंटे का गैप रखा जो 6 घंटे का चाहिए था, अगर मैंने इस डोजेज रेट को है ना कम कर दिया, डोजिंग इंटरवल को या हाफ लाइफ को, तो क्या होगा, बहुत सारी फ्लक्चुएशन आएगी। जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम और मिनिमम है ये बहुत कम, इस कम दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएंगी, मतलब ड्रग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगी, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये करना क्या है, प्रॉपर बैलेंस में रखना है डोज साइज एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में, ताकि फ्लक्चुएशंस आर मिनिमम, एक्यूमुलेशन इज मिनिमम एंड द थेरेपेटिक एफिकेसी इज मोर। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल डोज देंगे और कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स में देंगे तो फ्लक्चुएशंस कम आएंगी, बट अगर मैं आईवी दे रही हूँ तो कांस्टेंट रेट बना रहेगा, फ्लक्चुएशंस कम होंगी। So IV is the only method which do not produce fluctuations. IV is the only method in which 100% of the drug is infused, right? So intravenous infusion में ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन अगर IV की बात करें उसमें क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर में एब्जॉर्प्शन होगी एंड फर्स्ट ऑर्डर में एलिमिनेशन होगी, इतना याद रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।